दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम चल रही है और ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में अपन ने न्यूक्लियर फोर्सेस की जो नॉन सेंट्रल नेचर जो फोर्स है नेचर है वो अपन ने पढ़ ली। ड्यूट्रॉन की स्टेट ग्राउंड स्टेट पढ़ लिया, एड मिक्सचर ऑफ ड्यूट्रॉन पढ़ लिया 3s1 एंड 3d1। 3s1 में कितने परसेंट 96% स्टेबल स्टेट में रहता है और 3d1 में कितने परसेंट 4% स्टेबल स्टेट में ड्यूट्रॉन रहता है। अब देखिए अपन नॉन सेंट्रल जो फोर्स था उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसर पोटेंशियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसर पोटेंशियल। टेंसर पोटेंशियल का अपन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जस्ट अपने पिछली वाली क्लास जो अपनी थी न्यूक्लियर फिजिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की उससे जस्ट आगे की चर्चा अपन दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है। तो S12 अपन ने डिफाइन किया था वहाँ पीछे वाले वीडियो में, वो कितना था -3/r² σ1 डॉट r σ2 और -σ1 डॉट σ2। σ1 डॉट क्या हो गया σ2। S12 बराबर कितना है -3/r² σ1 डॉट r σ2 डॉट r -σ1 σ2। ये अपने पास में वैल्यू है। इसमें देखिए केस फर्स्ट की बात अपन चर्चा करते हैं कि केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि अपन मान लें कि भाई ट्रिपलेट स्टेट में S बराबर क्या है 1 है, यानी कैसी स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब क्या हो गया कि σ1 या तो ऊपर की तरफ है या σ1 σ2 और दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल 90 डिग्री का कौन है। और अपन मान लेते हैं कि इनके बीच का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है एप्सिलॉन कैप। क्या है एप्सिलॉन कैप। तो एप्सिलॉन कैप को क्या माने दोस्तों यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर के अलोंग क्या है यूनिट वेक्टर है और S बराबर अपन ने क्या मान लिया 1 मान लिया, दैट इज ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो यहां से σ1 डॉट r बराबर क्या हो जाएगा σ1 r। भाई a डॉट b का मतलब क्या है ए बी कोस थीटा, तो σ1 r और कोस 90 डिग्री, क्योंकि ये r वेक्टर है, ये क्या r वेक्टर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों के बीच सिग्मा और r के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री होने से क्या हो गया दोस्तों ये 0। ऐसे ही σ2 डॉट r की अपन बात करें तो ये भी क्या हो गया σ2 डॉट r σ2 r कोस 90 डिग्री और दैट इज 0 हो गया। तो S12 कितना हो गया इस केस के लिए, देन S12 बराबर -3/r²। पहले वाली तो टर्म क्या होगी बिल्कुल 0 होगी, ये दोनों टर्म तो क्या होगी 0 होगी, यानी S12 बराबर क्या हो गया -σ1 डॉट σ2 वेक्टर, ठीक है। और फॉर ट्रिपलेट अपन जानते हैं σ1 डॉट σ2 फॉर ट्रिपलेट कल अपने क्लास में डिस्कस किया था σ1 डॉट σ2 कितना होता है +1 होता है, +1 होता है तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो S12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इस केस के लिए दोस्तों जो टेंसर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -S12 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और इसे अपन क्या कहते हैं नॉन सेंट्रल पोटेंशियल या इसे अपन क्या कहते हैं टेंसर पोटेंशियल, ठीक है। टेंसर पोटेंशियल की दोस्तों ये क्या है टर्म है जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। टेंसर पोटेंशियल अपन ने डिफाइन किया था कल VTR बराबर क्या था V3R और S12, और S12 को अपन ने अलग अलग डिफाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा केस है वो क्या है केस सेकंड कि अब दोनों स्पिन क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ये पाउली स्पिन मैट्रिक्स है, ये σ1 है और ये एप्सिलॉन कैप और ये क्या हो जाएगा σ2, क्योंकि R तो अपन ने दोस्तों ले रखा है
आर तो अपने पास में है तो अपन कोई दूसरी एफ साइला कैप अपन ने यूनिट वेक्टर मान लिया, अदरवाइज क्या मान लेते अपन, आर कैप मान लेते। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, ये तो दोनों सेम है, सेम थे तो इसका स्पिन हाफ, इसका स्पिन भी हाफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एस इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। यानी ये तो क्या हो गया, ट्रिपलेट स्टेट हो गई। ये दोनों अपोजिट स्पिन है, अपोजिट स्पिन है तो एस बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। एस बराबर 0 का मतलब कौन सी स्टेट होगी, सिंगलेट। कैसी स्टेट हो गई, इसकी सिंगलेट स्टेट हो गई। तो यहाँ से एस बराबर 0 हो गया, तो S12 भाई थीटा बराबर तो क्या है 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो वापस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो S12 बराबर क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। भाई 90 डिग्री का एंगल है तो ये 0 और ये भी 0 दोनों सेम हो जाएंगे, और सिग्मा 2 सिग्मा 1। और ट्रिपलेट स्टेट के लिए क्या था दोस्तों, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कितना भाई बराबर कितना था -3। ट्रिपलेट स्टेट के लिए सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितना था -3। -3 होने से ये क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट S12 बराबर -3 और ये क्या हो गया +3। और इसके लिए सिग्मा 1 डॉट आर वेक्टर बराबर क्या है 0 और सिग्मा 2 डॉट आर वेक्टर बराबर भी क्या है दोस्तों 0 है। तो ये S12 की वैल्यू इसके लिए क्या आ गई +3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा केस जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं, केस थर्ड केस में क्या है कि दोनों सेम टू सेम है, यानी एक डायरेक्शन में, जैसे ये सिग्मा 1 है, ये क्या है सिग्मा 2 है, और यूनिट वेक्टर एफ साइला कैप भी इसी डायरेक्शन में क्या है, एस डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो ये क्या होगी, ये सिचुएशन क्या होगी अपने पास में, सिचुएशन दोस्तों ये होगी एस बराबर 1 यानी ट्रिपलेट स्टेट हो गई। कौन सी स्टेट होगी, ये ट्रिपलेट स्टेट होगी। और इसमें अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अपन बात करें तो सिग्मा 1 डॉट आर बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 1 आर। भाई थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो सिग्मा 1 आर, और ऐसे सिग्मा 2 डॉट आर बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 2 आर। दोनों क्या हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे। तो S12 बराबर कितना हो गया, ये वाला -3/r², -3/r², सिग्मा 1 डॉट आर, ये आपको रटना है, सिग्मा 2 डॉट आर और माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। ठीक है, ये क्या हो गया -3/r², और यहाँ भी सिग्मा 1 सिग्मा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे r² और माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, r² से r² कैंसिल हो गया, -3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ जाएगा, -3 सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो सिग्मा 1 सिग्मा 2। और ट्रिपलेट स्टेट के लिए सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितना हो गया, ट्रिपलेट स्टेट तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितना है +1 है। ठीक है, 4। तो ट्रिपलेट के लिए क्या हो गया दोस्तों +1, तो ये क्या हो गया -1 हो गया। और यहाँ से अपन बात करें तो ये क्या हो गया -3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और -1, माइनस ले लो कॉमन, तो 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस क्या हो सकता है 1। ये आ सकता है किसके लिए, केस थर्ड के लिए, जब दोनों ही स्पिन क्या हो ऊपर की तरफ हो, एक ही डायरेक्शन में हो, और स्टेट कैसी बन रही हो ट्रिपलेट स्टेट हो। तो ये जो अपना ड्यूट्रॉन जो प्रॉब्लम है जिसमें जो टेंसर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसमें V3 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, V3 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में। चौथा केस क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। चौथा केस देखिए, ये मैं बीच वाला मिटा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। चौथा केस क्या है, ये 3 केस हो गए और चौथा केस इसी से रिलेटेड है, केस 4। चौथा केस क्या है दोस्तों कि एक सिग्मा 1 स्पिन ऊपर की तरफ, ये स्पिन नीचे की तरफ सिग्मा 2, और ये क्या हो जाएगा एफ साइला कैप। क्या हो गया दोस्तों एफ साइला कैप। यानी ये स्थिति क्या होगी एस बराबर 0। एस बराबर 0 का मतलब कौन सी स्थिति होगी भी, सिंगलेट की स्थिति ये हो गई। ठीक है, यहां से अपन बात करें सिग्मा 1 डॉट आर, तो सिग्मा 1 डॉट आर तो एक ही डायरेक्शन में है, तो सिग्मा 1 आर कोस 0 डिग्री, तो दैट इज सिग्मा 1 आर, क्योंकि कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है बराबर 1 होता है। ठीक है भाई, तो सिग्मा 1 आर आ गया। सिग्मा 2 डॉट आर, सिग्मा 2 डॉट आर का मतलब क्या है, सिग्मा 2 आर कोस 180 डिग्री,
सिग्मा टू आर कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री क्या हो गया दोस्तों, माइनस सिग्मा टू आर, क्या हो गया, माइनस सिग्मा टू आर हो गया। एस बराबर ये क्या है, जीरो है, सिंगलेट की स्थिति है। तो S12 की अपन बात करें, S12 इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए -3/r², सिग्मा 1 डॉट आर, सिग्मा 2 डॉट आर, ठीक है, और माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ठीक है, माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 हो गया, ठीक है। हाँ आ गया, इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या हो गया, -3/r², सिग्मा 1 डॉट आर यानी सिग्मा 1 इंटू आर, और इंटू माइनस सिग्मा 2 इंटू आर, और ये क्या हो, माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर, ये क्या हो जाएगा, r² से r² कैंसिल आउट होगा, -3/r², सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू r² और माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ठीक है, r² से r² कैंसिल आउट, और -3 सिग्मा 1 सिग्मा 2, और माइनस किसके लिए, सिंगलेट के लिए, और सिंगलेट के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, +3 सिंगलेट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और ये -3 होती है सिंगलेट के लिए, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 कितनी वैल्यू, -3, सिंगलेट के लिए -3 वैल्यू इसकी होती है, ठीक है ना। तो माइनस और ये -3, और दैट इज 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2, और माइनस माइनस +3, और 3 ले लिया कॉमन, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, किसके लिए, इस चौथी सिचुएशन के लिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये अपन को एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे टेंसर पोटेंशियल की अपन बात करें तो VTR S12 अपन ने निकाल लिया, तो V3R से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, टेंसर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के लिए। और ड्यूट्रॉन ये जो प्रॉब्लम है, ये अपन न्यूक्लियर फोर्सेस के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो PG लेवल का जो फोर्सेस है, बाकी 11वीं 12वीं लेवल में तो ये प्रॉपर्टीज है ही नहीं, ठीक है। तो नॉन सेंट्रल नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है। यहाँ से अपन ने कंक्लूजन जो निकाला है, इतने कम से कम 2-3 वीडियो हो गए अपन को, न्यूक्लियर फोर्सेस, ड्राइट प्रोटॉन, डाई न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं वो सारी बताते हैं, ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, एडमिक्सर क्या है, 3s1 और 3d1, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, ग्राउंड एडमिक्सर है। इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आना है कि ड्यूट्रॉन जो है या ड्यूटेरियम जो है उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, 3s1 और 3d1 का एडमिक्सर है, 3s1 और 3d1 का क्या है दोस्तों, एडमिक्सर है। अब देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन अपन ने क्या निकाला, कंक्लूजन किसके बारे में है, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में एक कंक्लूजन है। तो क्या है, फ्रॉम ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम स्टडी, from neutron problem study we get following information, about nuclear forces, किसके बारे में, अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। नंबर 1 क्या है, शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, की न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज कैसी है, शॉर्ट रेंज, ठीक है। 2 नंबर, स्पिन डिपेंडेंट नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, स्पिन डिपेंडेंट नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड थर्ड क्या है दोस्तों, सम कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन
some contribution of non central force that is टेंसर। और इस टेंसर का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन force depends upon radial vector and spin orientation of the nucleon। इसका मतलब क्या है, ये टेंसर नेचर के ये हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली। और अपन ये भी जानते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका जो इंट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियर लाइफ टाइम के इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁻23 सेकेंड होता है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर जो एक्सचेंज पार्टिकल है दोस्तों, वो क्या है, पाई मेसोन है। क्या है, पाइयोन, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। इनको अपन क्या कहते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इनको पाइयोन भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ध्यान में रखेंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ये नेचुरल, सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फोर्सेस है, न्यूक्लियन के मध्य लगता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ये इफेक्टिव है। ये अपनी ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम की जो स्टडीज़ है, जो अपन ने दो प्रकार से स्टडीज़ मानी थी, एक अपन ने 2 न्यूक्लियन सिस्टम और एक से 2 एंड मोर न्यूक्लियन सिस्टम की। अब अपन बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियन स्कैटरिंग स्टडीज़। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ। अब अपनी नेक्स्ट जो स्टडी, दूसरे टाइप की जो स्टडी, स्टार्टिंग में जब अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब अपन ने दो प्रकार से इसको स्टडीज़, न्यूक्लियर फोर्सेस को स्टडीज़ करना चाहा। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है न्यूक्लियन स्कैटरिंग। न्यूक्लियन स्कैटरिंग स्टडीज़। न्यूक्लियन स्कैटरिंग स्टडीज़, ठीक है। न्यूक्लियन स्कैटरिंग स्टडीज़ में दो प्रकार की स्टडीज़ अपन काम में लेते हैं। एक तो लो एनर्जी स्कैटरिंग, जब इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है EI वो क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाए, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो स्टडीज़ होते हैं इन लेबोरेटरी फ्रेम होते हैं। किस में होते हैं, इन लेबोरेटरी फ्रेम में होते हैं। अपने पास में लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन है वो लेबोरेटरी फ्रेम में अपन करते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि लेबोरेटरी फ्रेम में जो एनर्जी है वो क्या होती है, 2 ECM। सेंटर ऑफ मास में फ्रेम की क्या होती है, दुगुनी होती है। ये ECM का मतलब क्या है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करें सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, तो यहाँ इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कितनी, जस्ट इससे आधी, यानी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखेंगे इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ये दो प्रकार की है अपने पास में, कौन कौन सी भाई, एक तो क्या है NP स्कैटरिंग, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, और दूसरी क्या है प्रोटॉन स्कैटरिंग। NP स्कैटरिंग और दूसरी क्या है प्रोटॉन स्कैटरिंग है। लो एनर्जी स्कैटरिंग ये सिस्टम में अपन बात कर रहे हैं। दूसरी जो सेकंड टाइप है उसे अपन क्या कहेंगे, हाई एनर्जी। क्या कहेंगे दोस्तों, हाई एनर्जी स्कैटरिंग। और हाई एनर्जी स्कैटरिंग का मतलब क्या हो गया, EI इज ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कौन से सिस्टम में, इन लेबोरेटरी सिस्टम, इन लैब सिस्टम का मतलब है जहां पर अपन एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और EI ग्रेटर देन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस में, इन CM फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम,
ठीक है। और यहाँ भी अपन दो टाइप की, एक तो कौन सी है भाई, एनपी स्कैटरिंग, ठीक है, और सेकंड वन क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। एनपी स्कैटरिंग और क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। कई बार अपनी किस्मत यदि अच्छी है तो इसी डैशबोर्ड से अपना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। डैशबोर्ड का मतलब है कि अपन ने लिखी है कि लो एनर्जी स्कैटरिंग तो कितने से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी, और हाई एनर्जी है तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये क्या है, एनपी स्कैटरिंग, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, एनपी स्कैटरिंग, और ये भी क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग है, ठीक है। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं लो एनर्जी। लो एनर्जी, लो एनर्जी की समरी की बात अपन करेंगे, केवल समरी। लो एनर्जी क्या है, एनपी स्कैटरिंग की अब जब अपन बात करेंगे, एनपी स्कैटरिंग लो एनर्जी है और एनपी स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे, ओनली न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ओनली न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ओनली न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व, ओनली इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। और सेकेंड वन, ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, लेस कॉम्प्लिकेटेड, कि अपने इतने कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है। समझ गए क्या बात को, इतने कॉम्प्लिकेशंस इनके अंदर नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की अपन बात करें, ये अपने पूरा सिलेबस में है ये स्कैटरिंग। ये क्या कहती है, कोलम्बियन इंटरेक्शन, कोलम्बियन इंटरेक्शन is also involved, Colombian interaction is also involved along with the nuclear interaction। इसमें तो क्या है, ओनली न्यूक्लियर इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करती है, और इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन होने के कारण दोस्तों क्या है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा लगेगा, कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वो भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, ये कि मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें एक टर्म और हो गई, ऐड हो गई, तो ये क्या, मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ठीक है। तो ये तो क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, ये क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के बारे में दो बातें होगी। अब इन दोनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, क्या है, इन बोथ केसेस या बोथ अबव केसेस द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the angular distribution of scattered particles is recorded and analyzed, the distribution is isotropic। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन is isotropic in nature because of dominance
बिकॉज ऑफ डोमिनेंस एल बराबर जीरो, दैट इज एल बराबर जीरो का मतलब क्या है, दैट इज एस वेव स्कैटरिंग, क्या होगी, एस वेव स्कैटरिंग इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। और द लो एनर्जी स्कैटरिंग डाटा, द लो एनर्जी स्कैटरिंग the low energy scattering data can be explained without taking the spin orbit force into कंसिडरेशन, इनटू क्या हो जाएगी, कंसिडरेशन। ये लो एनर्जी स्कैटरिंग के बारे में दोस्तों क्या है, समरी है। क्या है, लो एनर्जी स्कैटरिंग के बारे में, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हो, उसके बारे में दोस्तों ये क्या है, समरी है, जो अपन को याद रखनी है। क्या करनी है, अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाई एनर्जी की। क्या करते हैं, हाई एनर्जी स्कैटरिंग की। हाई एनर्जी में भी दोनों है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। दोनों की कंबाइंड ये अपन स्टडी कर लेंगे, ठीक है। मिटा दूं, तो देखिए हाई एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं। हाई एनर्जी, हाई एनर्जी कौन कौन सी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, ठीक है, दोनों है। और इन दोनों के बेसिस पे अपन लिख रहे हैं क्या, कि दोनों के साथ में क्या है, इन बोथ पोलराइजेशन, इन बोथ polarization experiments and double triple polarization experiment and double triple scattering experiments involved, ठीक है, जो हाई एनर्जी स्कैटरिंग है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ scattered particles is not isotropic, because now L बराबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। L बराबर 0 को अपन क्या कहते हैं, एस वेव। L बराबर 1 को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पी वेव। L बराबर 2 को अपन क्या कहते हैं, डी वेव एंड सो ऑन, इसी हिसाब से ETC। आर इन्वॉल्व कि इसमें सभी प्रकार के एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। L बराबर 0 भी इसमें है, L बराबर 1 भी इसमें है, L बराबर 2 भी इसमें है। इसको अपन क्या कहेंगे, हाई एनर्जी स्कैटरिंग इसको अपन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई एनर्जी
scattering, the explanation of high energy scattering data needs the spin orbit force to take into consideration. The explanation of high energy scattering data needs the spin orbit force. क्या? स्पिन ऑर्बिट फोर्स. और स्पिन ऑर्बिट यदि फोर्स अपन को यूज में लेना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? तो इससे स्पिन ऑर्बिट फोर्स से अपन क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहां से केवल इन स्कैटरिंग को आप लोगों को पढ़ना है. क्या है? दिस मीन्स, किसके? स्पिन ऑर्बिट फोर्स मीन्स, दिस मीन्स का मतलब दोस्तों क्या है? स्पिन ऑर्बिट फोर्स मीन्स द फोर्स बिटवीन nucleons, the force between nucleons depends upon the relative orientation of L and S. L का मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और S का मतलब क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें ओरिएंटेशन पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहे हैं? इफ L and S आर पैरेलल, यदि ये पैरेलल है तो क्या हो रहा है भाई? पैरेलल है तो देखिए क्या बात है कि पैरेलल है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. फोर्स क्या अट्रैक्टिव है? जब L और S का मतलब जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी दोनों के कंपोनेंट के बीच में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. क्या होगा दोस्तों? द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. सेकेंड बात क्या है कि इफ L and S आर एंटी पैरेलल, तो क्या होगा? एंटी पैरेलल है तो द फोर्स इज रिपल्सिव. क्या होगा? द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर. कि फोर्स है वो कैसी नेचर का होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रॉम हाई एनर्जी स्कैटरिंग, experiments we find that there exists a repulsive force between nucleons for very small distance, r equals to 0.5 femtometer, less than force between nucleons for less than 4.
लेस देन फॉर from high energy scattering experiments we find that there exists a repulsive force between nucleons for very small distance या less than ये और इससे कम, इसका मतलब ये है लेस देन फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस और आर इक्वल्स टू कितना है 0.5 फेम्टोमीटर। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हाई एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि यदि इससे कम दूरी है वी फाइंड दैट देयर एग्जिस्ट ए रिपल्सिव फोर्स, कि इससे कम दूरी है तो रिपल्सिव फोर्स वहाँ क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एंड नेक्स्ट पॉइंट आल्सो फ्रॉम हाई एनर्जी scattering data, high energy scattering data, we have information that the force is exchange type, कैसा फोर्स है, एक्सचेंज टाइप दोस्तों क्या है, फोर्स। कैसा फोर्स है, एक्सचेंज टाइप फोर्स है। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी स्कैटरिंग की दोस्तों क्या है, समरी है। ये समराइज पॉइंट्स हैं, इसमें विशेष कुछ नहीं है। ये लैंग्वेज है कि S बराबर 0। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड का लेवल का है कि पी वेव स्कैटरिंग का मतलब L बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेटर है वो बनाता है तो वो ये सोचता है कि भाई बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि बच्चे पीजी का सिलेबस क्या है, बच्चों को तो ये है कि भाई 10 ही तो क्वेश्चन आने हैं, लेकिन दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत ईजी गोइंग आने हैं। और पिछली बार का अपन पेपर उठा के देखें तो उसमें 26 क्वेश्चन केवल पोस्ट ग्रेजुएशन से आए हुए हैं। अब जैसे मान लो न्यूक्लियर फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी आ गई, नॉन सेंट्रल नेचर आ गई, और आपने नॉन सेंट्रल नेचर तो पढ़ा ही नहीं क्योंकि आपने तो 12th लेवल पढ़ा है, जबकि पीजी लेवल ये कहता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस की नॉन सेंट्रल नेचर भी है, टेंसर पोटेंशियल है, तो वहाँ 12वीं लेवल में टेंसर पोटेंशियल पढ़ाते नहीं है। तो ये जो बातें हैं इनको आप जनरली 2 बार भी, यदि वीडियो भी 2 बार आप देख लोगे दोस्तों तो ये सारी बातें आपकी याद रह जाएंगी। तो आप इसको ऐसे मत छोड़ना, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या करा है, पीजी को सबसे ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। पोस्ट ग्रेजुएशन का वीडियो मैं हर डेली आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इनको पढ़ोगे, इसमें आपके कई सारे फायदे हैं। नेट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा है, गेट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा है। आपके एमएससी फाइनल में जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वहाँ भी ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम पूरी है, वहाँ भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, तो वहाँ भी ये मतलब पूरा अपना क्या है, सिलेबस में है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ोगे, ठीक है। और अब अपन जो स्कैटरिंग की जो बात कर रहे हैं दोस्तों, तो स्कैटरिंग इसमें मैक्सिमम वो ही है जो अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ ली। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने पीजी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है स्कैटरिंग, ऑप्टिकल थ्योरम पढ़ी है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पढ़ा है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पढ़ा है, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, वो ही अपन को वापस क्या करनी है, रिवाइज करनी है, ठीक है। देखिए, हाँ मिटा दूं, तो देखिए लो एनर्जी एनपी स्कैटरिंग, क्या है, लो एनर्जी एनपी स्कैटरिंग, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, ठीक है। कि भाई पार्शियल वेव एनालिसिस, ये जो स्टडी अपन कर रहे हैं किससे, पार्शियल वेव एनालिसिस, एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन,
आधे बच्चे तो ये सोचेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के पोर्शन से आया है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स का है। लेकिन चाहे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से आए, कहीं से भी क्वेश्चन यदि आता है तो ये किसका क्वेश्चन है? न्यूक्लियर फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि अपने पास में क्या है, एनपी स्कैटरिंग का मतलब दोस्तों टारगेट क्या है? प्रोटॉन है। तो अपन ने बनाया कि ये टारगेट क्या है? प्रोटॉन है। और ये क्या है? इसकी बाउंड्री अपन ने बना दी प्रोटॉन। और यहाँ से क्या हो रही है? बीम इंसिडेंट हो रही है। और स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट बीम के जो पार्टिकल हैं या इंसिडेंट बीम है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इंसिडेंट बीम क्या है दोस्तों? इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और प्रोटॉन क्या है? अपना टारगेट। क्योंकि इसमें इसका मतलब यही पूछ सकता है अपन को कि एनपी स्कैटरिंग में टारगेट क्या है, तो आपका पढ़ा हुआ है। तो टारगेट प्रोटॉन और इंसिडेंट पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन है। क्योंकि टारगेट न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड है वो 1000 सेकेंड या 16.5 मिनट होता है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लो स्कैटरिंग की। तो देखिए, फॉर लो एनर्जी इंसिडेंट low energy incident beam of neutron only S wave scattering will be taken। लो एनर्जी है तो केवल और केवल क्या होगा? एस वेव स्कैटरिंग पॉसिबल होगी। ठीक है, तो अपन जानते हैं दी श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंगर भी बोलते हैं कई लोग, श्रोडिंजर भी बोलते हैं, जैसा आपकी इच्छा है। दी श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने। डेल टू साई प्लस ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है तो सम्मानित द्रव्यमान की कंसेप्ट लगेगी। म्यू इक्वल्स टू m1 m2 बटे m1 प्लस m2 लगेगी कंसेप्ट। और ये अप्रोक्सीमेट, दोनों के अप्रोक्सीमेट बराबर, तो m अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या जाएगा? m अपॉन h का टी स्क्वायर। ठीक है, और e माइनस वी आर इंटू साई इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? 0। आप ये ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन है। कभी आप ये सोचो कि h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ऊपर 2 नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन में अपन सम्मानित द्रव्यमान कंसेप्ट काम में ले रहे हैं। और सम्मानित जो द्रव्यमान है वो क्या है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको अपन 2 बॉडी प्रॉब्लम भी मान सकते हैं। ठीक है ना, क्या है? 2 बॉडी प्रॉब्लम भी इसको अपन मान लें। यहाँ जो अपन वेव फंक्शन बना रहे हैं वो अपन ऐसे ले रहे हैं कि साई इन, ये तो क्या है? इंसिडेंट वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन जब अपन बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। पार्टिकल है तो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। ये कौन बता रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स बता रही है। ठीक है ना, साई एस सी का मतलब यहाँ से बीम आई और बीम यदि स्केटर्ड हो गई ऐसे, यहाँ से, ये तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये स्केटर्ड हो गई, दैट इज ये स्केटर्ड हो सकती है लार्ज एंगल पे, स्मॉल एंगल पे वापस भी आ सकते हैं पार्टिकल। तो अपन को ये डिसाइड करना है कि साई एस सी यानी स्केटर्ड वेव फंक्शन भी होगा। क्या होगा दोस्तों? स्केटर्ड वेव फंक्शन भी होगा। एक तो इंसिडेंट वेव फंक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्केटर्ड वेव फंक्शन भी अपने पास में हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1। ठीक है, फॉर L बराबर 0, क्योंकि लो एनर्जी स्कैटरिंग है तो अपन किसको काम में लेंगे? केवल एस वेव स्कैटरिंग को ही काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे? एस वेव स्कैटरिंग को ही अपन काम में लेंगे। इस पद को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साई 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू दी पावर आइटा, या आप ध्यान में रखोगे के आर प्लस 2 डेल्टा 0 एस वेव के लिए है, माइनस e टू दी पावर माइनस आइटा के आर, और बटे क्या हो जाएगा? 2 आइटा आर के। क्या हो जाएगा? 2 आइटा आर के। ठीक है, इसके अंदर ये डायरेक्ट लिखा है, याद करना आपको, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर ये जो पार्ट है वो किसको शो कर रहा है? इंसिडेंट वेव को।
किसको भाई, इंसिडेंट वेव को, आइटा के आर है, ठीक है। और ये जो आइटा के आर है ये किसको शो कर रहा है भाई, माइनस का निशान है, इसका मतलब टकरा के वापस आई है, तो ये किसको शो कर रहा है, स्कैटर्ड वेव को। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, हेंस साइन जीरो इक्वल्स टू ई टू द पावर आइटा डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो फेज शिफ्ट है, बटे के आर, ठीक है, इक्वल्स टू, अंदर आ गया, डेल्टा एल क्या है, फेज शिफ्ट, डेल्टा एल फेज शिफ्ट। यहां से देखो डेल्टा एल को अपन डिनोट करते हैं फेज शिफ्ट, इंसिडेंट एंड आउटगोइंग स्कैटर्ड में फेज शिफ्ट जनरल है, जनरल में अपन फेज शिफ्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, फेज शिफ्ट फॉर एल बराबर जीरो, फेज शिफ्ट फॉर एल बराबर जीरो, दैट इज एस वेव के लिए, किसके लिए, एस वेव के लिए आप इसको फेज शिफ्ट अपन मान सकते हैं, ठीक है। अब अपने क्या क्या, ई टू दी पावर आइटा डेल्टा, टू डेल्टा जीरो है तो एक आइटा डेल्टा जीरो और एक आइटा डेल्टा जीरो, ठीक है ना। इसमें इसको अपन कंट्रीब्यूट करें तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तो इसका बाहर आ जाएगा, इसके अपन जोड़ेंगे वो खत्म हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आइटा डेल्टा जीरो अपॉन के आर इंटू आइटा के तो है ही, ठीक है ना, आर प्लस डेल्टा जीरो, ठीक है, और माइनस ई टू दी पावर माइनस आइटा के, आइटा माइनस आइटा तो कॉमन ले ले, तो के आर और प्लस क्या हो गया डेल्टा जीरो, क्योंकि ये ई टू दी पावर आइटा डेल्टा जीरो है तो यहाँ तो दो है तो एक बाहर आ जाएगा, और इसमें है ही नहीं तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा प्लस आएगा तो जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, बटे के आर बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया दोस्तों, टू आइटा, ठीक है, ठीक है। और इसको अपन, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो का, ई टू दी पावर आइटा थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आइटा थीटा बटे टू आई साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला आया कौन सा, यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉर्मूला बन गया दोस्तों, किसका बन गया, साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो का फॉर्मूला बन गया। तो ये साइन जीरो इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया, ई टू दी पावर आइटा डेल्टा जीरो, ठीक है, और साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो बटे के आर, क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसके लिए अपन एस वेव लेंगे अभी, तो देखिए, एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विल बी, ये फॉर्मूले आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी याद रखने हैं और यहां भी याद रखने हैं, तो दोनों जगह एक ही फॉर्मूले, एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वही फॉर्मूला जो अपन पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपकी चीज़ें इजी हो जाएंगी। एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विल बी, क्या जाएगा, सिग्मा जीरो एस सी, सिग्मा जीरो का मतलब है एस वेव स्कैटरिंग, क्या है, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो, ये न्यूक्लियर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल अपन बात करें कि के की अपन बात करें, के बराबर क्या है, 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है ना। और इन जनरल फॉर्मूला अपन लिखें तो सिग्मा एल स्कैटरिंग इक्वल्स टू, अपन जानते हैं एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1, जानते हैं अपन 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ये अपन को याद रखना है, रटना है, और इसी से ही आ जाएगा, एल बराबर 0 पुट करोगे, और यहाँ जो के है वो क्या है, के बराबर क्या है दोस्तों, एम ई अपॉन क्या है, एच कट स्क्वायर, के क्या है, एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे की अपन चर्चा करें, डिटर्मिनेशन ऑफ फेज शिफ्ट,
ये फेज शिफ्ट है डेल्टा जीरा, इसको अपन डिटर्मिनेट कर रहे हैं कि ये कैसे डिटर्मिनेट होगा। तो देखिए सारे वही फॉर्मूले हैं जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फेज शिफ्ट, क्या है भाई, साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो बराबर क्या है, ई बटे ई प्लस बी। बी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी ऑफ ई क्या है, ई तो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, पार्टिकल, और बी क्या है दोस्तों, बाइंडिंग एनर्जी। बी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। फॉर ई इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम वी जीरो, देन वी हैव अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देन वी हैव क्या हो जाएगा, सिग्मा जीरो एस सी स्कैटरिंग इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और ई बटे क्या हो जाएगा, ई प्लस बी, क्या हो जाएगा, ई प्लस सिग्मा जीरो फॉर स्कैटरिंग 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, ई अपॉन ई प्लस क्या आ जाएगा, बी अपने पास में आ जाएगा। किसके लिए, फेज शिफ्ट को अपन डिटरमाइन करेंगे, तो ये फेज शिफ्ट है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखोगे। अपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा नहीं है, लेकिन अपन यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको दोस्तों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी स्कैटरिंग लेंथ के बारे में। स्कैटरिंग लेंथ, स्कैटरिंग लेंथ क्या है, इट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है, ए इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू जीरो ई टू दी पावर आइटा डेल्टा जीरो साइन डेल्टा जीरो अपॉन के, ऐसे डिफाइन है। द scattering cross section in terms of scattering length क्या हो जाएगी, सिग्मा जीरो इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन ए स्क्वायर। सिग्मा जीरो इक्वल्स टू क्या है, 4 पाई इंटू ए स्क्वायर, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, और यदि अपन ग्राफिकल इसका बनाएं तो यहाँ से देखें, ग्राफ अपन बनाएं स्कैटरिंग लेंथ के लिए कि कैसे अपन डिफाइन करते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये देखिए, और ये अपने पास में आ गया, ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। ठीक है, और ये माइनस वी जीरो, और ये बी है। बी को अपन इम्पैक्ट पैरामीटर बोल सकते हैं। ये यू आर और आर में ग्राफ है, यू आर और आर में ग्राफ है। तो यहाँ से जो अपना पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, इस हिसाब से। ठीक है, मूव करेगा ऐसे, तो ये नीचे की तरफ है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये ऐसे या यहाँ तक, ये, तो ये जो पॉइंट कहलाता है वो क्या है, आर बराबर प्लस ए। क्या है दोस्तों, आर बराबर प्लस ए।